नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करा रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बोर्ड पेपर जो 2023 में हुआ था फिजिक्स का, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3 होगा। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, 2025 और 2024 का पेपर। अच्छा, हम 2023 से नीचे नहीं जाएंगे। 2023 के जितने भी सेट आए हैं, लगभग 5 या 7 सेट हैं, तो 15 सेट इन्हीं को कर लेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। क्योंकि सिलेबस बहुत कुछ काटा जा चुका है ना। तो सिलेबस जब कट चुका है तो वो क्वेश्चन अब दोबारा रिपीट तो होंगे नहीं। तो इसलिए हम केवल 2023 तक के ही पेपर करने वाले हैं। कम से कम 15 सेट हम करेंगे पेपर से पहले। तो मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर आप ये 15 सेट भी कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप आसानी से पास भी हो जाएंगे और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। पूरा सॉल्यूशन है इसमें, पूरे जितना भी ये पेपर है इसका पूरा सॉल्यूशन है। तो वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं बोर्ड पेपर 2023। देखिए, ये है बोर्ड पेपर 2023 का और इसका कोड था 340 BS। और भी बहुत सारे कोड हैं इसके, तो हमने इस पेपर को सॉल्व किया है पहले 340 BS वाले को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है बहुविकल्प में खंड ए का पहला क्वेश्चन कि चांदी का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन में के बराबर 0 दिया है, के बराबर +1, के बराबर -1 या के इक्वल टू इन्फिनिटी दिया है। तो देखिए, परावैद्युतांक क्या होता है, ये किसी माध्यम की चालकता प्रदर्शित करता है। अगर के की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो माध्यम चालक होगा, 1 से कम होगी तो वो चालक होगा। ठीक है, माइनस के की वैल्यू होती ही नहीं है, के की वैल्यू माइनस में नहीं होगी। ठीक है, तो हम याद रख सकते हैं कि जो चांदी होती है वो सर्वोत्तम चालक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबसे अधिक पाए जाते हैं, ये मान लीजिए। तो इसके लिए के की वैल्यू होगी 0, है ना। चांदी का जो परावैद्युतांक होता है उसका होता है वैल्यू 0। तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0। ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया है। तो यह परिपथ है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस से अब काट दिए गए हैं, यानी कि ख़त्म हो चुका है सिलेबस से। तो इससे तो क्वेश्चन आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन दिया है तो आंसर ज़रूर जान लेंगे। तो देखिए, इसके ऑप्शन दे रखे हैं ये, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि आने वाला है नहीं। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर ग है बहुविकल्प में कि पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। देखिए, हमें ये पता होता है जो विचलन कोण होता है पतले प्रिज्म का, तो उसकी वैल्यू होती है डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए, ये होता है ना फॉर्मूला। अब उसने कहा अपवर्तक कोण यानी ए की वैल्यू डेल्टा के बराबर है विचलन कोण के, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो ए इक्वल टू n-1 और इंटू ए। तो ए से कैंसिल आउट कर देगा, 0 बार थोड़ी ना करेगा, 1 टाइम करेगा। तो कितना हो जाएगा n-1 इक्वल टू 1। इस 1 को इधर ले जाके जोड़ दीजिए, तो 1 + 1, तो n कितना हो जाएगा 2। n हो जाएगी वैल्यू इसकी 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ज़रा देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा इसका, तो 2 होगा इसका आंसर। देखिए, क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो बहुविकल्प में होते हैं न्यूमेरिकल्स वो बहुत छोटे होते हैं। उन्हें अगर आपको थोड़ा भी आपने पढ़ा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, समीकरण दे रखी है 4 1H1 है और इससे गिब्स मिल रहा है 2He4 + 2 बीटा कण, ये मिल रहा पॉजिट्रॉन और प्लस Q ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, तो ये पूछा है ये किसकी क्रिया है, मतलब नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विघटन है। तो देखिए, आपको याद रखना है जब 4 प्रोटॉन मिलकर 1H1 + 1H1 + 1H1 + 1H1 ये 4 टाइम जुड़े ना, जब ये तो 4 लिखा गया ये 4, ये कन्फ्यूज कर सकता है। इसका मतलब ये है गिब्स हो गया 2He4। तो भाई, जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो क्रिया कहलाती है वो नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हुआ, ये उदाहरण हुआ है नाभिकीय संलयन का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है। तो हमें पता है नाभिक के मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी होते हैं पॉजिट्रॉन, कई सारे होते हैं, लेकिन जो अल्फा कण है वो नाभिक का मूल कण नहीं है। तो याद रखना है अल्फा कण जो होगा वो नाभिक का मूल कण नहीं है, बाकी सभी इसमें जितने भी हैं वो सब मूल कण होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, मैं बता देता हूँ, एक तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रिनो होगा, एंटी न्यूट्रिनो होगा, पॉजिट्रॉन होगा, पाईमेसॉन होगा, फोटॉन होगा और क्वार्क होगा। तो ये सारे जितने भी हैं जो मैंने बोले हैं वो सभी क्या होंगे, ये नाभिक के मूल कण हैं, यानी जो नाभिक से प्राप्त होते हैं, है ना। तो अल्फा कण नाभिक से प्राप्त नहीं होता है, ये हीलियम नाभिक के बराबर है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे।
देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चय दिया है कि प्रतिरोध R है, प्रेरक L है, संधारित्र C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति है N तथा अनुनादी आवृत्ति है NR। ठीक है, और किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगी, तो आपको याद रखना है, देखिए जब N की वैल्यू NR से हो छोटी, ये कंडीशन है ना, तो इस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगी। जब इसकी वैल्यू N की वैल्यू ग्रेटर देन हो NR से, तो धारा अग्रगामी होगी। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से अति लघु क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो दूसरे का प्रथम क्वेश्चन दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। अच्छा, इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसमें पूछा गया है कि देहली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। तो ये जो देहली तरंग दैर्ध्य है, मैं इसकी वीडियो स्पेशल में बना चुका हूँ और इसके आंसर भी मैं इसी में दूंगा वीडियो में। तो सबसे पहली बात कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, एक तो बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात, इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये माध्यम में चलेंगी, है ना, मतलब निर्वात में भी ये चल सकती हैं। और इनकी चाल क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो केवल 2 विशेषता पूछी है, मैंने आपको 3 विशेषताएं बता दी हैं। अच्छा, देहली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके वो देहली तरंग दैर्ध्य पूछी है ना। तो प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य है, अधिकतम की बात करेंगे, तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी, आवृत्ति न्यूनतम होगी। तो वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके वो कहलाएगी देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अच्छा देखते हैं आगे। पहले इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग वाला। देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं हेडिंग डालकर आप बता सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं जिसमें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। तो 2 विशेषताएं पूछिए, दोनों हम लिख चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का ख है वो मुझे लगा आवृत्ति थी, लेकिन उसमें तरंग दैर्ध्य पूछा गया है। तो तरंग दैर्ध्य पूछी गई है, देखिए यहाँ तो न्यूनतम आवृत्ति होती है, इसे मैंने विस्तार में समझाया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं उसे। तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके वो कहलाती है देहली आवृत्ति। इसे μ0 से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित। अच्छा, जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी उसमें देहली तरंग दैर्ध्य पूछिए ना, तो न्यूनतम के स्थान पर आप लगाओगे अधिकतम, कि प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, बाकी की कोई लाइन आपको इसमें चेंज नहीं करनी है। प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। बस यहाँ लिख देंगे, इसे λ0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 0 लगा देंगे, λ0। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन उसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गे के n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को इतने ही अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूछा गया है इसमें। देखिए जब ऐसी कंडीशन हो कि जो लेंस है उसे उतने ही अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दें तो उसकी जो फोकस दूरी है वो इन्फिनिटी हो जाती है, अनंत। ये बात आपको याद रखनी है। इसका फॉर्मूला आप चाहें तो लगा सकते हैं, 1/f बराबर हो गया n-1 और 1/r1 - 1/r2 ये होता ना। अब इसमें जो प्रभावी अपवर्तनांक होता है वो कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है प्रभावी अपवर्तनांक होता है भाई लेंस का अपवर्तनांक बटे जिसमें डुबोया है उसका अपवर्तनांक। तो 3/2 से 3/2 कट गया तो कितना हो गया अपवर्तनांक 1। अब फोकस दूरी का फॉर्मूला, तो 1/f बराबर क्या हो गया n-1, यही हुआ ना। अब n की जगह बाकी भाई वो है ही 1/r1 - 1/r2। अब n की वैल्यू 1 हो गई तो ये 0 हो गया। जब ये सब सिस्टम 0 हो गया तो क्या हो गया कि 1/f = 0। तो f बराबर 1/0 या 1/0 मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, जब फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तो लेंस की जो प्रकृति होती है वो नष्ट हो जाती है, बिल्कुल फिनिश, है ना। तो लेंस की प्रकृति हो जाएगी नष्ट। तो अब क्या होगा, लेंस कांच की एक समतल पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा, जैसे कांच की एक समतल प्लेट हो सॉरी। और जो प्रकाश किरणें होंगी वो बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यदि लेंस को उतने ही अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए जितना लेंस का अपवर्तनांक है तो फोकस दूरी तो इनफाइनाइट हो जाएगी और उसकी प्रकृति नष्ट हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी ट्रांजिस्टर की धारा लाभ का क्या अभिप्राय है। तो मैंने आपको बताया ट्रांजिस्टर सारा कट चुका है, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, आप छोड़ सकते हैं आसानी से। हमें क्या करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7n14, ये दिया है नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है। तो हमें पता है कि आवेश कैसे निकालते हैं, Q बराबर ZE, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, चाहे देख सकते हैं आप ये दोनों डेफिनेशन। और दूसरा क्या पूछा, 1 हेनरी स्व प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो इन दोनों का आप सॉल्यूशन देख लीजिए। तो यहाँ हो गया Z = हो गया 7, ये हो गया 7।
तो आवेश के क्वांटिटी लगा दीजिए Q बराबर ZD, साथ में इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतने कूलाम आवेश हो जाएगा। एक नंबर में इतना ही छोटा न्यूमेरिकल आएगा, इससे ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। अब 1 हेनरी स्वयं प्रेरक तो पूछा है, तो उसकी भी डेफिनेशन देख लीजिए आप। देखिए 1 हेनरी क्या होगा, 1 हेनरी उस कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक है जिसमें 1 एम्पीयर पर सेकंड की दर से धारा परिवर्तन होने पर 1 वोल्ट का स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि उस कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक है 1 हेनरी जिसमें 1 एम्पीयर पर सेकंड की धारा परिवर्तन कर दें तो उसमें 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 हेनरी बराबर होगा 1 वोल्ट पर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तरह का क्या है कि 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन है 9 गुणा 10 की पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए जब भी कोई आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग पर घूमेगा तो फॉर्मूला होता है त्रिज्या का, R बराबर mb/qb। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो m की वैल्यू भी पता है, q की वैल्यू भी पता है, हमें क्या नहीं पता है, v और b नहीं पता है। तो b उसने दे दिया है 9 गुणा 10 की घात -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो v निकालना है इस 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ये होगी ऊर्जा। तो इसे देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन, ज़रा देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। अच्छा, इसके साथ आप सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए कि m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विराम अवस्था से चलकर d दूरी तय करता है। तो सिद्ध कीजिए कण द्वारा अर्जित वेग जो होगा वो इतना होगा। देखिए दोनों बिल्कुल सेम एक जैसे ही सवाल हैं लगभग, और एक ही चैप्टर से पूछे गए हैं। ज़रा देख लेते हैं दोनों का सॉल्यूशन। देखिए पहले क्वेश्चन तीसरे का का सॉल्यूशन देख लीजिए। इसमें ऊर्जा दे रखी है तो 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है तो उसे जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें केवल हमने कैलकुलेशन नहीं करी है, मैंने जो का तो लिख दिया है 45 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलते हैं तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 की गुणा करेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है के बराबर हाफ mb², तो वहाँ से हम वी की वैल्यू निकाल लेंगे, वी बराबर √2k/m। के की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर देंगे। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 2 गुणा 45 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये वाली वैल्यू। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है 9.1 होता है, लेकिन मैंने सहूलियत के लिए 9 गुणा 10 की घात -31 लिखा है। आप भी एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि बिल्कुल फिक्स डिजिट में ही लिखा जाए, कैलकुलेशन जिससे आसान हो जाए। तो 45 दूनी 90 होगा, तो 90 को इससे 10 टाइम 10 बार काट देंगे तो 9 10 90, और 1 10 की मल्टीप्लाई 16 में कर लेंगे, 1.6 हो जाएगा ना, ये 16 हो जाएगी। 31 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 12 बचेगी, तो 16 गुणा 10 की पावर 12 को हम बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगी 4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब जब हमें वेग मिल गया तो हम आसानी से वैल्यू रख सकते हैं, R बराबर mb/qb में। ठीक है, तब देख लीजिए क्या हो जाएगा, तब वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या R बराबर mb/qb। अब हमारे पास m की वैल्यू है, v हम निकाल चुके हैं, q हमें पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, और b की वैल्यू उसने दे रखी है। तो सारा जब कैलकुलेशन करेंगे, देखिए घात की कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, तो 19 और 5 24 माइनस के हो गए, ऊपर ले जाइए 6 प्लस के हैं 30 हो गए। तो 9 से ये वाली 9 कट गई, जो 9 गुणा 10 की पावर ये दे रखी थी b, तो ऊपर कितना बचा, एक तो ये 4 बचा, एक पावर माइनस की बची, बटे में 0 1.6 बचा। तो ये पावर भी मैंने ख़त्म करते हुए 0.4 लिख लिया, बटे में 1.6 हो गया। तो इसकी जब डिवाइड करेंगे 1/4 और ये हो गया 0.25 मीटर। तो ये त्रिज्या आएगी आपकी, ये होगा आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी है। देखिए न्यूमेरिकल हार्ड नहीं है, ये न्यूमेरिकल मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। अभी जो लास्ट वीडियो डाली थी गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र के जो न्यूमेरिकल थे, उसमें मैंने आपको विस्तार से बताए थे। देखिए आप केवल वीडियो भी देख लेंगे तो आप पास नहीं होंगे, कि बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर वीडियो देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसका, तो उसके लिए हमें वेग सिद्ध करना था, तो उसे हम सिद्ध करते हैं। देख लीजिए, तो हम जानते हैं कि जब कोई कण गति करता है तो कण की गतिज ऊर्जा होती है के बराबर हाफ mb²। तो v का फॉर्मूला होता है v² बराबर 2k/m। भाई वेग निकालना ना। अब यदि कण पर आवेश q हो और v विभवांतर से त्वरित करें तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी के बराबर qv। तो इस वाले फॉर्मूले में जहाँ ये वैल्यू निकाली थी v² बराबर 2k/m, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम k की वैल्यू q भी रखेंगे। तो यहाँ पर जब k की वैल्यू q भी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v² बराबर 2, और k की जगह रख दिया qv, और अपॉन m, ये हो गया। अब हमें पता है जो विभवांतर होता है उसने क्या किया है, जो कण है वो d दूरी और चला है, तो v बराबर कितना हो गया ed। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र के लिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देख लीजिए बोलिए पुट करी है मैंने, तो विभवांतर हो गया v बराबर ed, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो v² बराबर 2q ed/m। अब स्क्वायर से इधर रूट चढ़ा देंगे, तो यही हमसे करवाया है उसने सिद्ध। तो ये हो गया v बराबर √2q ed/m। तो यही सॉल्यूशन इसका करना था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन।
देखिए तीसरे का गए क्वेश्चन देख लेंगे। एक दूरदर्शी है, उसकी आवर्धन क्षमता है 9। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाती है। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए अब क्या याद रखना है कि आवर्धन क्षमता है इसकी दे रखी है उसने 9, है ना, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। जो दूरदर्शी होता है उसमें दो लेंस होते हैं, एक होता है अभिदर्शक और एक होता है नेत्रिका। तो अभिदर्शक की फोकस दूरी होती है FO और नेत्रिका की फोकस दूरी होती है FE। ये बात आपको याद रखनी है। अब उसने एक बात और कही है इसमें, देखिए सवाल में ही, कि इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया गया है। जब समांतर किरणों के लिए समायोजित कर रहे हैं तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो कंडीशन कौन सी बनी, अनंत के लिए। तो अनंत के लिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर माइनस के F0/FE, ये फॉर्मूला होता है ना। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए आवर्धन क्षमता दे रखी है m बराबर 9, दूरदर्शी की लंबाई मैंने लिखी है L बराबर 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है तो m बराबर फॉर्मूला हो गया मेरे पास कितना, m बराबर माइनस के F0/FE। अब m की वैल्यू भी माइनस में ही लेंगे, ठीक है, हाँ उत्तर लेंस के लिए। तो अब माइनस के 9 बराबर माइनस के F0/FE, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के आई F0 = 9FE। तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूरदर्शी की लंबाई ले लीजिए L बराबर F0 + FE होता है कब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, है ना। तो अब F0 की वैल्यू समीकरण 1 से वैल्यू रख दीजिए, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, 9FE यहाँ पुट कर दी है मैंने, और प्लस के FE, तो 10FE हो गया। तो FE बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर इसे यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा F0 = 9 × 2, तो कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। देखिए कितने आसान सवाल हैं और 2-2 नंबर में आए हुए हैं ये, इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया जो न्यूमेरिकल होता है तो जो 5 नंबर में आएगा वही कोई नया न्यूमेरिकल आ सकता है, अदरवाइज बुक से आएंगे और छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे, तो कोई अलग से पेपर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो पुराने सेटों से जो क्वेश्चन आते हैं वही रिपीट हो जाते हैं कई बार। ठीक है, आप देख भी रहे हैं, जैसे दिल्ली तरंग धैर्य का क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिपीटेड है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ परिपथ होगा, ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत टाइप हो गया है पेपर में ही। ऐसा हो सकता है कि परिपथ में गलत टाइप हो जाए, जो परिपथ होते हैं सॉरी पेपर में ही गलत टाइप हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसमें पूछा गया है परिपथ की बात करिए, देखिए यहाँ भी देख सकते हैं। तो ओमीय तथा अनओमीय परिपथ, ये परिपथ हो गया, इससे क्या तात्पर्य है। और अनओमीय परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए ओमीय परिपथ क्या होंगे कि वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो कहलाते हैं ओमीय परिपथ। ठीक है, तो सभी धात्विक चालक इसका उदाहरण है। फिर है अनोमीय परिपथ, तो वे ओमीय परिपथ या वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ओम यानी सॉरी वैद्युत ही बोलेंगे, कि वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, एक तो टॉर्च का बल्ब है, डायोड बल्ब है, ट्रांजिस्टर है, थर्मिस्टर है, तो ये भी आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, फिर है गत्यात्मक प्रतिरोध के लिए उसने ग्राफ बनवाया है, तो ग्राफ आप ये याद रखेंगे, ये ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, ये है टॉर्च के बल्ब का। तो इसमें क्या कंडीशन है कि जब किसी अनोमीय परिपथ में, ध्यान रखना है, जो गत्यात्मक प्रतिरोध है वो केवल अनोमीय परिपथ के लिए ही है, ओमीय परिपथ के लिए नहीं है ये। तो ये है अनोमीय परिपथ के लिए। तो किसी अनओमीय परिपथ के किसी खंड के विभवांतर में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर, भाई सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा वी करें, डेल्टा वी हो, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। किसी अनोमीय परिपथ के किसी खंड के विभवांतर में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा वी करने पर, डेल्टा वी करने पर धारा में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन डेल्टा आई हो, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई को उस परिपथ खंड का गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये लिख लेंगे आप, थोड़ा ऐड कर लेंगे, किसी अनोमीय परिपथ के किसी खंड के विभवांतर में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा वी करने पर उसमें प्रवाहित धारा डेल्टा, उसमें प्रवाहित धारा में परिवर्तन डेल्टा आई हो, तब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई को अनुपात को उस परिपथ खंड का गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। आर बराबर होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, मात्रक वही ओम होगा। ठीक है, देखिए चौथे का क्या क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। वैसे तो ये सेकंड फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसे हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। जब आवेश का क्वांटीकरण करते हैं तो हम नाभिक को डिवाइड करते हैं, जैसे 7N14 है तो इसमें सब चीज़ें बताएंगे कि जेड बराबर क्या है 7 है, जितना जेड होगा उतने प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना उसका परमाणु भार होगा उतने उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होगी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही न्यूक्लियन की संख्या कहते हैं। तो यही हमें इसकी परिभाषा देनी है, नाभिक क्या होता है वो बताना है, जो रदरफोर्ड ने उसकी परिभाषा दी थी। ठीक है, देखते हैं आगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का ख है, नॉर गेट क्या है। देखिए ये गेट भी आपके सिलेबस से कट चुके हैं, तो इन्हें पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं, तो इसे हम कट कर देंगे, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें पूछा क्या गया है, धारा का वर्ग माध्य मूलमान आवर्तकाल धारा तथा वोल्टा के बीच कालांतर। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 मान लेंगे इन्हें, फिर इन दोनों की हम तुलना करने वाले हैं। आई वाले की आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन से, और वी वाले की वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू से। जब इसकी तुलना करेंगे तो आई जीरो के बराबर होगा 3.5 और वी जीरो बराबर होगा 28। ठीक है, जिसके स्थान पर जो चीज़ें लिखी होती है वो उसके ही बराबर होगा। जैसे आई जीरो की जगह 3.5 लिख रहा है तो आई जीरो हो गया 3.5, ऐसे ही वी जीरो की जगह 28 लिखा हुआ है तो ये हो गया 28। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू दोनों में ही सेम है, 628 है। फाई वन की वैल्यू पाई/6 है और उसकी -पाई/6 है। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अब जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है IRMS, उसे लिखते हैं I0/√2। √2 का भाग देंगे तो 2.47 एम्पियर आ जाएगा। आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T बराबर 2π/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 628 है, 2 की गुणा 3.14 में करेंगे तो 6.28 आएगा बटे 628, तो 1/100 हो जाएगा, 0.01 सेकेंड आएगा। ठीक है, आवर्तकाल अब क्या पूछा गया है, कालांतर। कालांतर के लिए क्या लगाएंगे, डेल्टा फाई बराबर φ1 - φ2, तो पाई/6 माइनस के और पी हो जाएगा, जुड़ जाएगा प्लस, तो 2π/6 हो जाएगा, या π/3 भी लिख सकते हैं आप। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाएगा जरूर ऐसा क्वेश्चन। ये तो नहीं कह सकता मैं यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं एक बार। ठीक है, देखिए चौथे का गह क्वेश्चन है कि गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखने हैं। गामा तथा परावैंगनी किरणों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है, पिछले 2 पेपर सेट किए हैं, दोनों पेपरों में क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, आवर्ती और तरंग दैर्घ्य का, और मैंने दोनों में आपको ये विस्तार से बताया है। तो इसके 4 प्रमुख गुण अभी हम देख लेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, चुंबकीय यामी उत्तर से 30 डिग्री कोण पर। देखिए ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से कट चुके हैं, ये क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं, तो 2024 में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए गामा किरणों के प्रमुख गुण देख लेते हैं। जो गामा किरणें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसे इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, निर्वात में भी प्रकाश की चाल से ये चल लेंगी। ठीक है, जो भी किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं तो ये अनुप्रस्थ होंगी, और अनुप्रस्थ तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सेकंड देख लीजिए, गामा किरणों की पैठने की क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी पार करने की, भेदने की क्षमता। पैठने का मतलब होता है भेदना, तो पार करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, मोटी धातु की चादरों को भी पार कर सकती हैं। थर्ड कंडीशन, गामा किरणें आवेश रहित हैं, इसलिए किसी भी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से विचलित नहीं होंगी, इन पर कोई आवेश नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। ठीक है, चौथी कंडीशन ये है कि गामा किरणें जो होती हैं जीवित ऊतकों को हानि पहुंचा सकती हैं, इनका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है गामा किरणों का। ठीक है, रेडियोथेरेपी जो करते हैं वो हम गामा किरणों से ही करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो गामा कर देखिए, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के ही आपको 4 4 गुण याद करके ही जाने हैं। चलो इसमें तो पूछा गया गामा, तो अल्फ़ा के भी पूछ सकता है, बीटा के भी पूछ सकता है, तो गामा के भी पूछ सकता है। तो केवल 4 4 गुण आपको याद करके जाने हैं। जो नाभिकीय ऊर्जा वाला चैप्टर है उसी में ये चैप्टर समाहित कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले ये रेडियो धर्मिता अलग चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब उसी में जोड़ दिए गए हैं ये। तो अल्फ़ा बीटा गामा के आप 4 4 गुण याद करके जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और भी कुछ पूछा गया था इसमें। अब देखिए तरंग दैर्घ्य और पूछी गई थी, तो गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है, जबकि जो परावैंगनी होती हैं उनकी अधिक होती है। तो परावैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। इनका क्रम भी मैंने बताया था, आप पिछले जो पेपर सेट कराया था उसमें जाकर देख सकते हैं, क्रम भी आपको याद रख के ही जाना है। जरूरी नहीं इन दोनों की ही पूछी जाए, किसी का भी पूछ सकते हैं, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य तरंगे, तो सभी में सभी का आप क्रम याद करके जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 5वें का क्या है कि क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो जाए। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, मैंने 2024 वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन कराया था और 2025 वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन कराया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 3 साल आने वाला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। तो आप उस वीडियो में जाकर इसका सॉल्यूशन आसानी से देख सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए जो मुझे लगता है। ठीक है, तो मान लीजिए फिर भी बता देता हूँ कि R1 की वैल्यू आप -R लेंगे क्योंकि समावतल लेंस है, R2 की वैल्यू पॉजिटिव R लेंगे। अब पी एफ की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे 100/p करके, तो एफ निकल जाएगी, फिर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = अच्छा जो फोकस दूरी आएगी माइनस में आएगी, समावतल लेंस है तो -40 लेंगे, तो -1/f = n-1, और 1/r1 - 1/r2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, निकाल लेंगे। चलो कैलकुलेशन भी बता देता हूँ थोड़ी सी। तो 40 आई इसकी वैल्यू, तो -1/40, इसकी वैल्यू कितनी है 1.65 है,
तो 1.65 में से -1 कर दीजिए, माइनस के 1/r, एक वैसे -1/r हो जाएगा। कैलकुलेट करिए तो कितना बचेगा, माइनस के 1/40 हुआ, बराबर में 0.65 बचा, और यहाँ माइनस के 2/r हो गया, ऐड हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी एक साथ। तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा कि r इक्वल टू 40 इंटू 0.65 इंटू 2, तो ये आएगा लगभग 52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अच्छा सवाल है, न्यूमेरिकल कई बार रिपीट हुआ है तो छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन देख लीजिए। जो क्वेश्चन ख पूछा गया है उसमें पूछा है ट्रांजिस्टर क्या है। तो देखिए ये कट चुके हैं, फिर एक बार मैंने आपको बताया जो संधि डायोड वाला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होता था पहले से ही, उसमें से लगभग 10 से 11 नंबर का क्वेश्चन आता था। आज भी 8 या 10 तो आएगा ही, तो आपको याद करके जाना हो अच्छे से। तो ट्रांजिस्टर अब कट चुके हैं तो आपको पढ़ने भी नहीं है, सभी क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन करना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें मान लेंगे कि माना कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में लगे हैं, ये मान लीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। परिपथ की प्रतिबाधा का ये फॉर्मूला होता है श्रेणी अनुनादी परिपथ में। अनुनाद की अवस्था क्या होती है, जब XL बराबर हो XC के, तो XL बराबर मतलब ओमेगा L और XC बराबर 1/ωc। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे देखिए, इसके बाद ओमेगा को ओमेगा के पास ले जाएंगे, एल को सी के पास ले आएंगे, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC या ओमेगा बराबर रूट में 1/LC। अब हमें पता है ओमेगा बराबर होता है 2πf होता है, तो 2πf बराबर 1/√LC, तो f बराबर 1/2π√LC। ये अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। केवल इतना सा लिखना है। देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं, केवल यहाँ से स्टार्ट करिए आप। आपको एक लाइन लिखनी है कि अनुनाद की अवस्था में XL बराबर होगा XC, उसके बाद XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1/ωc। ओमेगा को ओमेगा के पास ले जाइए, एल को सी के पास ले आइए, तो अगली लाइन क्या हुई, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC या ओमेगा बराबर 1/√LC। उसके बाद हमें पता है कि चूंकि ओमेगा बराबर ये जो होता है 2πf होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2πf बराबर 1/√LC, एफ बराबर 1/2π√LC, यही अनुनादी आवृत्ति का सूत्र होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलिए देखते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। तो इसको भी मैं समझा चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन दिया है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो इसका भी आप सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए। देखिए EN की वैल्यू मैंने मान ली है कि -3.4 EB है, तो हमें पता है कि NV कक्षा की जो ऊर्जा होती है वही फॉर्मूला होता है EN बराबर -13.6 n²। एन की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से एन का मान निकाल लेंगे। देखिए EN की वैल्यू ये रखी, n² को यहाँ ले जाएंगे, इसके बटे में ले आएंगे, तो n बराबर हो गया 2। ठीक है, तो अब हमें ये पता लग गया जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऊर्जा स्तर में है। तो अब इसके लिए कोणीय संवेग हम निकाल लेंगे। भाई कोणीय संवेग क्या होता है, NH/2π। एन की वैल्यू मिल गई, 2 है ना, हाँ 2 है, तो 2 वैल्यू पुट कर दीजिए। एच का मान हम सभी को पता है कितना होता है, 6.6 × 10⁻34। 2 से 2 काट दीजिए, पाई का भाग दे दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी। देखिए 3 नंबर में इतना छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है, अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म के कोण के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए ये डेरिवेशन मैं आपको करवा चुका हूँ, और मैंने आपको बताया प्रिज्म में केवल एक ही डेरिवेशन है जो करनी है, वो ये है a + Δm/2 और बटे sin a/2। ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं पीछे। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें सेकेंड फिजिक्स की मैंने डेरिवेशन डाली थी, तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप ये मान के चलिए उस 5 डेरिवेशन में से आपके एग्जाम में ज़रूर ही पूछी जाएंगी 2 डेरिवेशन। तो देखिए ये डेरिवेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके जानी है। उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं आप वो वीडियो। सेकंड फिजिक्स की सेकंड नंबर की जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने ये डेरिवेशन ही डाली हैं। ठीक है, 3 डेरिवेशन है उसमें। चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, और कितना आसान क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम को समझाइए। इससे ये प्रदर्शित होता है जो पेपर था वो ईजी था, क्योंकि अगर आपसे किरचॉफ के नियम ही पूछ लिए जाएँ 5 नंबर में तो इससे आसान होगा ही क्या। तो दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नियम है संधि का नियम, दूसरा नियम है बंद पास अथवा लूप का नियम। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी दिष्ट धारा परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है ना। और दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है किसी बंद पास अथवा लूप में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे समस्त वैद्युत भाग बलों के योग के बराबर होता है। तो दोनों नियम आपको मैंने पढ़ाए हैं वीडियो में सरल परिपथ वाले में। चैप्टर नंबर 6 में जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है पहले मैंने थ्योरी कराई है, और जितने उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उसके बाद मैंने वो कराए हैं।
आप जाकर उसे देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। दोनों नियम अच्छे हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट भी हैं। पहला नियम आवेश के संरक्षण पर है, दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। देखिए इसके बाद ये अथवा में जो न्यूमेरिकल दिया है ये भी बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इसका सॉल्यूशन आप देख लेंगे, पहले से पढ़ लीजिए। इसमें क्या दिया है, एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार हैं ए और बी। तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार बी के प्रतिरोध की गणना करनी है। देखिए यहाँ ये मिसप्रिंट हुआ है या गलत लिख दिया गया है, तो बी के प्रतिरोध की हमें गणना करनी है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन इतना आसान है, आप ये कर सकते हैं। माना तार ए की त्रिज्या आर ए, लंबाई एल ए मान लीजिए, तार बी की त्रिज्या आर बी तथा लंबाई एल बी मान लीजिए। दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हैं तो दोनों तारों का द्रव्यमान समान भी दिया है। अब क्योंकि कंडीशन ये है कि द्रव्यमान समान है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। अब दोनों एक ही पदार्थ के बने हैं तो घनत्व भी समान होगा। तो यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो डी से डी कट जाएगा, है ना, पाई से पाई कट जाएगी। तो यहाँ से ये इक्वेशन बनी एल ए अपॉन एल बी बराबर आर बी स्क्वायर बटे आर ए स्क्वायर। अब जो प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो हमें ये पता है, आर जो है वो अनुक्रमानुपाती है एल अपॉन ए के, यही है ना। अब एक ही जगह पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, एक कंडीशन बनेगी। तो पाई भी कांस्टेंट हुआ तो एल अपॉन आर स्क्वायर बना। तो दो इक्वेशन बना के मैंने उसमें भाग दे दिया, तो एल ए बटे एल बी गुणा आर बी स्क्वायर बटे आर ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी गई हैं। तो भाई देखिए यहाँ आर बी अपॉन आर ए की होल पावर 4 बन जाएगी। अब ए का व्यास बी के व्यास का आधा है तो त्रिज्या भी आधी होगी, तो आर ए बराबर आर बी बाई 2 हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये कंडीशन आएगी, आर बी बराबर 1/16 आर ए की वैल्यू 24 दे रखी है तो 24/16 भाग दे देंगे, 1.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, न्यूमेरिकल अच्छा है, देख सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि लुईस दे ब्रोगली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है। तो दे ब्रोगली तरंग धैर्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान डेरिवेशन पूछी गई है। पहले हम लैम्डा बराबर क्या निकालेंगे, एच अपॉन पी निकालते हैं ना, है ना, ये निकालते हैं। फिर पी को तोड़ लेंगे, पी का क्या होता है भाई गतिज ऊर्जा के पदों में निकालना है ना। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी, तो वी हो गया एम बी हो गया ना। अब वी की वैल्यू भाई ये मैंने सिद्ध कराई है आपको डेरिवेशन प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाले में, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, मैंने आपको बताया है उस चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा 5 या 6 नंबर का, मतलब टोटल मिलाकर 6 नंबर वो चैप्टर आपको देखा जाएगा न्यूमेरिकल सहित। ठीक है, तो हमने शुद्ध मतलब जो संबंध निकाला था वो था लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। अब वी बराबर होता है रूट में 2 के अपॉन एम, यही होता ना। तो उसकी वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2m के रूट में। बस यहीं तक सिद्ध करना है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। जो आंशिक परावैद्युत वाली ये दे रखी है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसका भी मैंने सॉल्यूशन आपको दिया है वैद्युत धारिता वाले वीडियो में, आप उसमें जाके देख सकते हैं। देखिए जो डेरिवेशन आती है मैं वही करा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, कुछ भी अलग नहीं कराया। अगर आप वीडियो भी देख लेंगे तो आप आसानी से पूरा पेपर तो नहीं कह सकते, लेकिन 60 से 70% आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट और फुन श्रेणी के संक्रमण दिखाइए। ये श्रेणियाँ स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये पूछा गया 5 नंबर में। तो देखिए इसके लिए मैं स्पेशल आपको वीडियो बनाने वाला हूँ इस चैप्टर के लिए और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए भी। अगर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का चैप्टर लेकर आऊँगा, उसके बाद मैं लेकर आऊँगा हाइड्रोजन परमाणु वाला। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है। तो ये मैंने आपको कल ही वीडियो डाली थी। और हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियमों की व्याख्या करनी, ये भी कल पढ़ाया था। एलईडी से क्या तात्पर्य है, ये कट चुका है, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है तो इसे छोड़ ही दीजिए। अब परावर्तन वाला आप देख लीजिए। देखिए डेरिवेशन मैंने कल ही आपको कराई है, आप जाकर इसे देख सकते हैं। हाइगेंस के सिद्धांत से तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, तो कल मैंने एक पूरी वीडियो डाली थी वेव ऑप्टिक्स की, यानी जितना भी इम्पोर्टेंट है तरंग प्रकाशिकी में वो सारा मैंने करा दिया है। उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप वो वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आप वहाँ से 8 या 7 नंबर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये डेरिवेशन मैंने कराई थी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने इसमें विस्तार से समझाया है ये पूरा डेरिवेशन, तो अच्छी डेरिवेशन है आपके लिए। तो ये हर साल ही पूछी जाती है, तो परावर्तन की व्याख्या हो या अपवर्तन की व्याख्या हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छा, अगर ये पेपर सॉल्यूशन आपके समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन अब ख़त्म हो चुके हैं और जो जो आपके सिलेबस से आउट है वो मैंने आपको सॉल्व नहीं कराए हैं। बाकी मैंने सारा पेपर आपका सॉल्व करा दिया है। अब मैं नेक्स्ट पेपर लेकर आऊँगा नेक्स्ट डे। कल मैं कोई मतलब किसी चैप्टर के लिए वीडियो लेकर आऊँगा, उसके बाद लेकर आऊँगा एक और पेपर सेट आपके लिए, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।